नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम हिंदी के साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें आदिकाल चल रहा है। आदिकाल में हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य एवं रास साहित्य पढ़ लिया है। उसके साथ अभी चल रहा है लौकिक साहित्य, जिसमें लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो, विद्यापति, बसंत विलास ये पढ़ लिए गए हैं। इससे आगे हम देखेंगे संदेश रासक, प्राकृत पेंगलम, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और अभ्रंश साहित्य में हम देखेंगे स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत और धनपाल को। देखते हैं संदेश रासक। संदेश रासक जो रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ माना जाता है अभ्रंश में, और इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, अदहमान और अब्दुल रहमान है। ठीक है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध भाग माना जाता है। इस खंड काव्य में इसका जो काव्य रूप है वो कैसा है? खंड काव्य है। और इसमें किसका वर्णन है? विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह का। विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह का चित्रण है। विक्रमपुर के वियोगिनी के विरह का चित्रण है, जिसमें कितने छंद है? तो 223 छंद हैं इसमें। संदेश रासक में कितने छंद है? तो 223 छंद हैं। अब्दुल रहमान किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि है। तो किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? तो वो है अब्दुल रहमान। ये वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। कैसी रचना है? तो वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जिस प्रकार शुक्ल ने मुंज को माना है, वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अब्दुल रहमान हिंदी का प्रथम कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ संदेश रासक से माना है। जबकि नगेंद्र क्या कहते हैं? नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ नगेंद्र ढोला मारूरा दुआ से हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश रासक से हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा का आरंभ मानते हैं। संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक और ढोला मारू की मारवणी की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की याद दिलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब हम देखेंगे प्राकृत पेंगलम। तो प्राकृत पेंगलम के जो संकलन करता है वो कौन है? लक्ष्मीधर है। 14वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर ने इसका संकलन किया था। वास्तव में ये क्या है? तो वास्तव में ये 4 कवियों के पदों का संकलन है। और वो 4 कवि कौन कौन से हैं? बब्बल, जज्जल, सारंगधर और विद्याधर। सारंगधर वही सारंगधर है जिनका ग्रंथ का नाम क्या है? हमीर रासो। और इसी प्राकृत पेंगलम में हमीर रासो के 8 छंद प्राप्त हुए थे। उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो के अस्तित्व की कल्पना की है। प्राकृत पेंगलम में जो इसकी जो टीका लिखी गई वो बंशीधर के द्वारा लिखी गई, और उसका नाम भी क्या था? प्राकृत पेंगलम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य की रचना माना है, तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने 15वीं शताब्दी की रचना माना है। किसे? प्राकृत पेंगलम को। और यदि देखें प्राकृत पेंगलम का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो बिब्लियोथिका इंडिया से इसका प्रकाशन हुआ। इसमें सुखी संपन्न जीवन के विषय में भी चर्चा की गई है। अब बच्चन सिंह का एक कथन है इसको लेकर। वो कथन है, हिंदी के प्रारंभिक भाषा, रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पेंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है। ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। और बच्चन सिंह का एक कथन है, प्राकृत पेंगलम में 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक लिखे छंद हो सकते हैं। यदि प्राकृत पेंगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। तो कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने किसको माना है? तो सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता बच्चन सिंह ने माना है। और सुनीति कुमार चटर्जी इसका समय 15वीं शताब्दी बताती है। प्राकृत पेंगलम में अभ्रंश एवं पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन राहुल सांकृत्यायन का कथन है। फिर आप देखिए राहुल वेल के बारे में हम देखें तो इसका तत्सम नाम देखें तो इसका तत्सम नाम है राजकुल विलास। ये इसका तत्सम नाम है राजकुल विलास। ये रचना कब की है? तो ये 10वीं शताब्दी की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। ये एक प्रकार की चंपू रचना है। और चंपू रचना में क्या होता है? चंपू रचना में गद्य व पद्य का मिश्रण होता है।
जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैली प्रयुक्त की गई हो तो वहाँ कौन सी रचना हो जाएगी? चंपू रचना हो जाएगी। अतएव ये हिंदी की चंपू परंपरा की प्रथम रचना। यदि चंपू परंपरा की प्रथम रचना पूछा जाए तो कौन होगी? राउलवेल होगी। इसमें कलचुरी, ये याद रखना, ये इसमें कलचुरी राजवंश के शासक के सामंत की 7 नायिकाओं का नख सिख वर्णन मिलता है। नख मतलब नाखून से लेकर सिख मतलब शिखा तक का वर्णन मिलता है। किसका? 7 नायिका हैं जो कि किसके सामंत की है? कलचुरी राजवंश के शासक के सामंत की है। अब देखिए, ये हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें नखशिख वर्णन मिलता है। तो हिंदी की कौन सी रचना में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन मिलता है? तो वह राउलवेल में मिलता है। अब देखिए, ये एक प्रकार की शिलालेख कृति है। ये पूरी की पूरी रचना एक शिलाओं पर लिखी गई है, शिलाओं पर अंकित है, इसलिए ये कैसी है? शिलालेख कृति है। ये 23 शिलालेखों पर अंकित है, 23 शिलालेखों पर अंकित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। वर्तमान ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में, वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है। इसमें राजस्थानी सहित 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कितने भाषाओं के शब्द मिलते हैं? 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी के भी शब्द मिलते हैं। अब रामचंद्र तिवारी का कथन है, राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पंचाई और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र तिवारी का है। अगला कथन है, राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। फिर हम देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में के रचनाकार देखें तो रचनाकार है दामोदर पंडित। कौन है? दामोदर पंडित हैं। और इसका समय देखें तो 1145 ईस्वी के आसपास या फिर 12वीं शताब्दी इसका समय माना जा सकता है। ये मूलतः एक प्रकार का क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे और महाराज के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृति सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई। अतएव बनारस की तत्कालीन भाषा तथा संस्कृति का पता चलता है इस ग्रंथ के द्वारा। ठीक है। और दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को क्या बताया है? अपभ्रंश बताया है। इसमें दरबारी संस्कृति का भी यथार्थ चित्रण देखा जा सकता है। दरबारी संस्कृति का भी यथार्थ चित्रण देखा जा सकता है। ये एक प्रकार की गद्य रचना है। कैसी रचना है ये? तो ये एक प्रकार की गद्य रचना है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को क्या बताया? प्राचीन कोसली या अवधि बताया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को क्या बताया है? प्राचीन कोसली या अवधि बताया है तथा इसका संपादन भी कराया है। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करवाया है। अब देखेंगे वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर का समय कितना मान सकते हैं अपन? 14वीं शताब्दी। जिस प्रकार उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं शताब्दी है, वर्ण रत्नाकर का समय कितना है? 14वीं शताब्दी। और इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। ये एक प्रकार का क्या है? शब्दकोश या पर्यायवाची कोश है। इस रचना में 8 अध्याय हैं जिन्हें कलोल कहा गया है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं पृथ्वीराज रासों में समय कहा गया है, परमार रासों में खंड कहा गया है, वैसे ही इसमें जो 8 अध्याय हैं उन्हें क्या कहा गया है? कलोल कहा गया है। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं? मैथिली का विश्वकोश कहते हैं। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर को मैथिली का पाणिनि भी कहते हैं। ठीक है। ये एक प्रकार की कैसी है? गद्य रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी कैसी रचना थी? गद्य रचना थी। वर्ण रत्नाकर भी कैसी रचना है? गद्य रचना है। इसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी ने बबुआ मिश्र के साथ किया। किसने किया इसका संपादन? सुनीति कुमार चटर्जी व बबुआ मिश्र ने इसका संपादन किया। इस रचना में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। कितने सिद्धों का? 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का वर्णन भी मिलता है। तत्कालीन हिंदू दरबारों का वर्णन भी मिलता है। किसमें? वर्ण रत्नाकर में। अब हम देखते हैं अपभ्रंश साहित्य। तो अपभ्रंश साहित्य में हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू का समय हम देखते हैं कि 783 ईस्वी के आसपास है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको हिंदी का प्रथम कवि कहा है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहते हैं तथा अपभ्रंश का प्रथम कवि भी कहते हैं। देखिए, राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है और अपभ्रंश का प्रथम कवि देखें, अपभ्रंश का प्रथम कवि तो वो भी कौन है? स्वयंभू है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू है। अब देखिए अपभ्रंश, और डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। स्वयंभू अपने आप को कुकवि कहते थे। कैसे कवि कहते थे? कुकवि कहते थे। अपभ्रंश में कड़वक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयंभू द्वारा पौम चर्यु में किया गया। इनका एक ग्रंथ है पौम चर्यु, उसमें इन्होंने कैसा कड़वक पद्धति का प्रयोग किया है। पौम चर्यु, रिठ्ठेमणि चर्यु, जिसको अरिष्टनेमि चरित भी कहा जा सकता है, स्वयंभू चंद और पंचमी चर्यु, ये किसके ग्रंथ हैं? ये स्वयंभू के ग्रंथ हैं। अब पौम चर्यु में देखिए तो इसमें राम कथा का चित्रण है और इसी कारण इसको डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। किसने कहा? डॉक्टर भयानी ने। और इसमें कितनी 90 संधियां हैं, जिसमें
इसमें 90 संधियाँ हैं, जिसमें 83 संधियाँ तो किसने पूर्ण की है? स्वयंभू ने, और 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा लिखी गई हैं। राम के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है पौमचरियों में। ये एक प्रकार का प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें 12,000 श्लोक है। जिसमें कितने हैं? 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड और 90 संधियां हैं। इस रचना में रामकथा का चित्रण है। इस रचना में 7 चौपाइयों के बाद दोहा छंद, यही कड़वक पद्धति है। 7 चौपाइयों पर एक अर्धाली पर एक दोहा छंद, जिसको अर्धाली भी कह सकते हैं। और ये क्या है? ये कड़वक पद्धति है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि भी कहते हैं, स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कारण है इन्होंने पौमचरियु लिखा। पौमचरियु को डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश की रामायण कहा। ठीक है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। तो स्वयंभू ने किसे पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है? तो वो कहा है चतुर्मुख को कहा है। फिर देखते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का समय 12वीं शताब्दी है तथा इनका मूल नाम क्या था? चंगदेव था। यदि हेमचंद्र का मूल नाम पूछा जाए तो क्या होगा? चंगदेव था। ये गुजरात के शासक सोलंकी राजा सिद्ध राजा जय सिंह व उनके भतीजे कुमारपाल के आश्रित कवि थे। इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। रचनाएं इनकी देखें तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, देसी नाममाला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण है। अब देखें सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में तो प्राकृत, अपभ्रंश व संस्कृत का व्याकरण मिलता है हमें इसमें। इनका एक कथन है, जो भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जे जम तू वयम सिंह जई भाग घर एतु। क्या कह रही हैं? एक सखी दूसरी सखी को कह रही हैं कि भला हो गया कि बहन मेरे जो कंतु है, मेरे जो प्रियतम है, उसको मार दिया गया, नहीं तो वो क्या करते? भाग कर आ जाते और जिससे मुझे क्या हो जाती? लज्जा हो जाती। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। ये कथन किसका है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के सम्मान द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित शीर्षक से प्राकृत काव्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब देखते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत में देखें इनका समय कौन सा है? 10वीं शताब्दी है। इसका समय कौन सा है? 10वीं शताब्दी है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ या अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या कहा? भाखा की जड़ या अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। अपभ्रंश का भवभूति भी इन्होंने ही कहा है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। पर रामचंद्र शुक्ल से पहले किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने अपभ्रंश का वेद व्यास कहा है। किसको? पुष्पदंत को कहा है। ये स्वयं को अभिमान मेरु या सुमेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक कहते थे। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास तथा सरस्वती निलय भी कहा जाता है। किन्हें? पुष्पदंत को। इनकी रचनाएं देखें तो 63 महापुरुष गुणालंकारु, जिसको महापुराण और जसहर चरियु अर्थात यशोधर चरित, रणय कुमार चरियु, नाग चरित और कोश ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचना जो महापुराण है, इसमें महाभारत की कथा का चित्रण है। महाभारत की कथा का चित्रण है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास। और ये अपने आप को क्या कहते थे? अभिमान मेरु या अभिमान सुमेरु कहते थे। अब देखिए आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है। और भक्तिकाल के सुमेरु, तो भक्तिकाल के सुमेरु तुलसीदास को कहा जाता है। और ये अपने आप को क्या कहते थे? अभिमान मेरु या अभिमान सुमेरु कहते थे। अब देखें धनपाल। तो धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। इन्होंने क्या लिखा था? भविष्यत कहा या भविष्यदत्त कथा लिखा था, जिसमें वणिक पुत्र की कथा और बहु विवाह के दुष्परिणामों का उल्लेख है। डॉक्टर विंटरनित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा। यदि भविष्यत कहा को कहा जाए रोमांटिक महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो रोमांटिक महाकाव्य भविष्यत कहा को कहा
जाता है। फिर मुनि राम सिंह ने क्या लिखा था? मुनि राम सिंह ने लिखा पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी में। इसमें जैन धर्म एवं गृहस्थ धर्म एवं आचरण के नियमों का वर्णन है। पाहुड़ दोहा तो मुनि राम सिंह द्वारा लिखा गया, जबकि दोहा पाहुड़ महाचंद मुनि द्वारा लिखा गया। दोनों अलग अलग है। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह द्वारा और दोहा पाहुड़ महाचंद मुनि द्वारा। मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि लिखा मेरुतुंग ने 1361 विक्रम संवत में। जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश और योगसार लिखा 6ठी शताब्दी में। फिर देखिए आदिकाल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें प्राकृत प्रकाश वररुचि द्वारा, पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा, कुले माला उद्योतन सूरी द्वारा, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि द्वारा, संयम मंजरी महेश्वरी सूरी द्वारा, संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी द्वारा, धम परीक्षा या धर्म परीक्षा हरिसेन सूरी द्वारा, वैराग्यसार सुप्रभासारी द्वारा, हरिवंश पुराण श्रुत कीर्ति पद्मनाभ द्वारा और यशा कीर्ति ने भी हरिवंश पुराण लिखा है। जम्बू स्वामी चरियु वीर कवि द्वारा। अब देखिए यशा कीर्ति के चंद्रप्रभा चरित हरिवंश पुराण और पांडव पुराण ये किसके हैं? तो ये यशा कीर्ति के हैं। जीर्ण दत्त चरित लखन कवि द्वारा। पद्म पुराण या बलभद्र पुराण ये रैदू का है। किसका है? रैदू ने लिखा पद्म पुराण। और दोहा पाहुड़ महाचंद मुनि द्वारा है, जबकि पाहुड़ दोहा किसके द्वारा लिखा गया? राम सिंह द्वारा लिखा गया। यहाँ पर आदिकाल आपके होता है समाप्त। अब अगली क्लास में हम भक्ति काल की शुरुआत करेंगे।